एफएम थ्योरी एग्जाम 16 मार्क्स। बोलो कितने मार्क्स की एग्जाम में? 16 मार्क की है ये एग्जाम में। 32 नंबर की आती है टोटल थ्योरी, तो में से 16 नंबर की है एफएम की थ्योरी। और अपन आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर एफएम की थ्योरी का ही स्पेसिफिक चैप्टर है। यूजुअली एफएम की थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे चैप्टर्स से आते हैं, पर अगर मैं सारे चैप्टर्स में बात करूं तो बाकी चैप्टर की थ्योरी हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाला पार्ट डिस्कस्ड होता है। करेक्ट है, हम पढ़ेंगे वो भी और वो तेजी से निपटाएंगे। पर फिलहाल आज हम एक ऐसे चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसे आपने कभी भी प्रैक्टिकल के रूप में नहीं पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 16 मार्क की थ्योरी है। नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन के आंसरों को एग्जाम में पॉइंट फॉर्म में लिखना है। बोलो कैसे लिखना है? पॉइंट, मतलब आपको पैरा के रूप में आंसर ना लिखते हुए पॉइंट्स में तोड़ के आंसर लिखने। बोलो कैसे? पॉइंट्स में। अगर 5, 6, 4, 5 पॉइंट में अगर हम लिख पाएंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस सेशन में थ्योरी याद कराऊंगा, मैं आपको थ्योरी समझा भी दूंगा, इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस मैनुअल में अंडरलाइन करा के पॉइंट्स बना दूंगा। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। करेक्ट है? एक पीएम मैडम मुझे भी दे दें। चलिए आइए। अगर मैं एग्जाम के लिहाज से बात करूं तो मेरे लिए ऑलवेज 7 नंबर चैप्टर ऑफ एफएम प्रैक्टिस मैन्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर सो फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में। करें स्टार्ट पेज नंबर 5.4 पे। डन। अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 22 है। मेरे पास जो इसमें 22 है। सही है? करें स्टार्ट। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेटिव भी आएंगे, है ना। अब आप सुने और समझे जरा। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, सुनिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट एंड अक्रूवल एज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज सोर्सेज? व्हाट पॉइंट दे आर ट्राइंग टू मेक? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम है। अपन ने वर्किंग कैपिटल पढ़ाया क्या दोस्तों? कैसे? आपको मैंने वर्किंग कैपिटल में सिखाया था कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है CA माइनस CL। याद है क्या? अगर आपको याद हो तो CA का टोटल बताता है कि हम करंट असेट में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। याद है क्या? और करंट लाइबिलिटी मैंने क्या बताया था? करंट लाइबिलिटी क्यों माइनस करते हैं? हमको ये पता है कि इतना पैसा हमें क्रेडिट के रूप में कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्रेडिटर, वर्कर। याद है क्या? मैंने वर्किंग कैपिटल में आपको बताया था कि टोटल ऑफ करंट एसेट बताता है कि हम करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी ये बताता है कि इस इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट हमें इन लोगों से क्रेडिट के रूप में मिल रहा है। यस और नो? यस। तो आज हमारा क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो क्रेडिट हमें मिलता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या कॉस्ट है। बोलो क्या पूछा मैंने? बोला था इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या कॉस्ट है। करेक्ट है? दो बात। सबसे पहली बात तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है समझो। आपको याद हो तो मैंने वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ाने के दौरान भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि अगर इतना अमाउंट आपको क्रेडिट के रूप में इन लोगों से मिल रहा है, मतलब इतना अमाउंट आपको बैंकर से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां जहां से बैंक फंडिंग के थ्रू पैसा अरेंज करना मुश्किल काम है। क्या बोला मैंने? ये वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां बैंक फंडिंग के थ्रू पैसा अरेंज करना मुश्किल है। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बैंक फाइनेंस के थ्रू पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। तो क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बैंक फाइनेंस के थ्रू पैसा मिलना इतना आसान नहीं है, तो वहां अगर आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको 2 महीने का समय देता है पेमेंट करने के लिए, अगर वहां आपके वर्कर से आप काम करवाने के बाद 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, अगर आप अपने रेंट का पेमेंट 1 महीने बाद करते हैं, तो आप बिलीव करें ये सब आपके लिए एक तरीके से फाइनेंस का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर काम करते समय ही पैसा लगा तो मुझे बैंक से अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, अगर मैं साल भर में 12 लाख का मटेरियल यूज करता हूं और अगर मेरा सप्लायर मुझे ये कहता है कि पेमेंट 2 महीने बाद करना, इसका मतलब ये हुआ कि साल के 12 महीने में से अप्रैल और मार्च महीने का पेमेंट मुझे नहीं करना।
तो एक तरीके से मेरे लिए 12 लाख का मटेरियल यूज करने के बावजूद मुझे लोन कितने का चाहिए, 12 लाख का या 10 लाख का, 10 लाख का। तो आप समझिए कि ये जो क्रेडिट है, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वर्क एज ए वर्किंग कैपिटल फिनेंसर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? यस, ऑल द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर एज ए बोलो सोर्स ऑफ फाइनेंस। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? हेलो, किसके लिए बोलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन मेरे साथ बोलिए, बोलिए प्लीज, क्या ये क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि करंट लायबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस? करेक्ट है, स्पेसिफिकली फॉर लार्ज बिजनेस हाउसेस और स्पेसिफिकली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चलो अब अच्छा, ये बात तो हमने समझ ली, क्या ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है? हाँ है। क्या हमने ये समझ लिया किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी छोटी कंपनी? छोटी छोटी कंपनी। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, आपको याद होगा मैंने कहा था एक तो इनकी इंपॉर्टेंस और दूसरी इनकी कॉस्ट। अगर मुझे एक बात बताइए, मेरा क्रेडिटर अगर मुझे एक समय देता है पेमेंट करने के लिए, तो क्या वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या वो मुझसे उल्टा इंटरेस्ट चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यूजुअली लोगों को लगता है कि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, पर ये आपके लिए फ्री कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नहीं है। अगर आपका क्रेडिटर आपको समय दे रहा है पेमेंट करने के लिए, तो वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा के आपसे इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। तो अगर मैं कहूं कि मेरे लिए क्रेडिटर इज ए फ्री कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, तो ये कहना सही होगा या ये कहना गलत होगा? ये कहना गलत होगा। पढ़िए जरा, trade credit and accrual as source of working capital refers to credit facility given by supplier of goods during the normal course of trade. First point, underline कर लो इसको। Trade credit and accrual as source of working capital refers to credit facility given by supplier of goods during the normal course of trade. समझ गए? समझ गए? ट्रेड क्रेडिट को हम सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Reason, because they allow us some time for making payment in the normal course of business. Trade credit are considered as a source of working capital because they allow you certain time for making payment. Correct है? In the normal course of business. आगे बढ़िए जरा। It is a short term source of finance. स्वाभाविक सी बात है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है। सेकेंड पॉइंट हो गया, इट इज ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये किसके लिए फायदेमंद है, बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस? पढ़ो आगे। एसएसआई, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पढ़ो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फर्म इन पर्टिकुलर आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन दिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर देयर वर्किंग कैपिटल नीड। ये हो गया तीसरा पॉइंट। ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट बोलो, तीसरा। क्या ये बताया था मैंने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पे क्यों डिपेंड करती, क्योंकि यूजुअली बैंक्स वगैरह इनको फाइनेंस नहीं देता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट। अच्छा, इस प्रकार के क्रेडिट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, नो डॉक्यूमेंटेशन। अगर बैंक के पास अगर आप लोन मांगने जाओगे तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। सेकंड, फ्लेक्सिबल है। 50 लाख का माल खरीदोगे तो 50 लाख की क्रेडिट है, 1 लाख का माल खरीदोगे तो 1 लाख की क्रेडिट है। और वहीं अगर बैंक से 1 लाख का लोन 50 लाख करवाना है तो बैंक दुनिया भर की फॉर्मेलिटी मांगेगी, हाँ या ना? तो फ्लेक्सिबल है, लेस इनफॉर्मल है, इजी अवेलेबिलिटी है। बैंक के पास से लोन लेना इतना आसान है क्या? नहीं। और क्रेडिटर से जैसे ही माल परचेज किया लोन हो गया। ये चौथा पॉइंट हो गया, मेन एडवांटेज। अंडरलाइन कर लो। चलो अब मैं आगे जाने से पहले जो मैंने इतनी बातें कही मैं फिर से बोलता हूं, समझना। क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रेड क्रेडिट आर source of working capital finance because they provide time for making payments in normal course of business? Yes. It is a short term source of finance or it is a long term source of finance? Short term source of finance, है ना? SSI industry mainly depend on such source of finance for their finance need. करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट, क्या इसका मेन एडवांटेज क्या है? इजी अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, यस, लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, यस। कितने पॉइंट बता दिए मैंने अभी तक? 4। अच्छा, ये फ्री कॉस्ट है या यूजुअली वो फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करेंगे? कैसे चार्ज करेंगे? प्राइस को बढ़ाकर। कैसे चार्ज करेंगे बोलो? प्राइस को बढ़ाकर। जरा सुनो,
There can be argument that trade credit is cost-free source of finance, but it is not. It involves implicit cost. The supplier extending trade credit incur cost in form of opportunity cost of fund invested in the trade receivable. Generally, the supplier passes on this cost to the buyer by increasing the price of goods or alternatively by not extending cash discount facility. Point number 5. Generally, the supplier. कर लो पूरा कि जनरली सप्लायर आपसे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करता है। जनरली आपसे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करता है कैसे? या तो कॉस्ट को बढ़ा देता है या जो कैश डिस्काउंट वो आपको देने वाला होता है वो कैश डिस्काउंट नहीं देता। कितने पॉइंट हो गए? 5। अब एग्जाम में आएगा तो ये पैरा नहीं लिखना है आपने, कितने पॉइंट लिखने हैं? 5। अब 5 में से 2 भूल गए तो भी 3 आएंगे। याद नहीं आया समझ में? करेक्ट है। अब जरा अब अपन रिवाइज करेंगे कुछ स्पेशल तरीके से, इसको बार बार बोल बोल के रिवाइज करते रहेंगे, है ना? बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रेड क्रेडिट इज ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? व्हाई? बिकॉज दे अलाउ अस टू मेक पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन। इट इज ए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस because they allowed us to make payment over the period, over a short duration in the normal course of business. दुनिया कहती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंस है। क्या ये सही है या ये गलत है? गलत है। अच्छा, ये लोग फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते हैं क्या? हाँ। कैसे? या तो माल को कर देते हैं महंगा या कैश डिस्काउंट नहीं देते। अच्छा, ऐसे इस प्रकार के फाइनेंस की जरूरत रिलायंस इंडस्ट्री को है, टाटा को है, बिरला ग्रुप को है, किसको है? एसएसआई को। करेक्ट है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके कुछ फायदे हैं? क्या ये पाना आसान है? यस। इजी अवेलेबिलिटी। कितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? नो डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट है क्या? फ्लेक्सिबल है? यस। 1 लाख का माल परचेज तो 1 लाख का फाइनेंस, 5 लाख का माल परचेज तो 5 लाख का फाइनेंस, और 1 करोड़ का माल परचेज तो 1 करोड़ का फाइनेंस। डन। कितने पॉइंट याद हो गए? 5, है ना? ट्रेड क्रेडिट आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे अलाउ अस टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट। It is a short-term source of finance. The main advantage of such type of finance is that easy availability, flexibility और less informal. Paper requirement ज़्यादा नहीं है. It is very important source of finance for SSI. अब तुम समझो, मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है, कोई जरूरी थोड़ी मेरे को यही लैंग्वेज चिपकानी है, नहीं आई समझ में? मैं अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैंने समझ रहे हो? ट्रेड क्रेडिट मेरी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। रीजन, दे अलाउ मी टाइम टू मेक पेमेंट। समझ गए? इसके 3 फायदे हैं। क्या? लेस डॉक्यूमेंटेशन, पेपर कम रिक्वायर्ड है, फ्लेक्सिबल है, इजी अवेलेबल है, एसएसआई के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। करेक्ट है? ये दे आल्सो चार्ज फाइनेंस कॉस्ट। कैसे? आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस और बाय नॉट अलाउिंग कैश डिस्काउंट। क्या याद हुआ? मैं वापस लौट के आऊंगा इस पे। 5 पॉइंट याद है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, है ना? आ जाओ, डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। या एक काम करता हूं, पहले छोटे छोटे पढ़ाता हूं। चलो पढ़ा ही देता हूं डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन पता है क्या होता है? नहीं पता? पता है? देखो सुनो, सुनो जरा एक बात। समझो, एक्चुअली समझो। पब्लिक से बैंक के पास पैसा आया। कैसे? पब्लिक से बैंक के पास पैसा आया से बाय वे ऑफ डिपॉजिट। सही है क्या? बैंक ने ये पैसा अगेन इंडस्ट्री और पब्लिक को दे दिया। कैसे? बाय वे ऑफ लोन। सही है? एक छोटी सी सोचने वाली बात है। एक बैंक है, उसके पास पैसा आता है और वो लोगों को लोन के रूप में पैसा देती है। अगर मान लो आज मेरे पास 10 लाख रुपए है आज, और मान लो कि मैंने 10 लाख रुपए आप लोगों को लोन दे दिया। जैसे ही मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, आप मुझे पैसा अभी दोगे या आप तो पैसा ओवर द पीरियड लौटाओगे? मतलब अब मेरा 10 लाख मेरे पास एक साथ आ जाएगा या ओवर द पीरियड आएगा?
मतलब अगर मान लो कि मेरे पास 10 लाख थे और मैंने 10 लाख रुपए इसको दे दिए, अब इसका मतलब मेरे बैंकिंग ऑपरेशन पे मुझे से हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, और जब तक वापस से मेरे पास पैसा ना आ जाए मैं नए कस्टमर को लोन नहीं दे सकता। मेरा एक पॉइंट समझना, मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी पे जो पैसा आने का फ्लो है और पैसा जाने का फ्लो है वो मिसमैच होता है। समझना कैसे? मेरे पास पब्लिक ने 10 लाख का डिपॉजिट किया, अब 10 लाख का डिपॉजिट मैंने लोन दे दिया, मतलब मेरे पास जीरो हो गया। अब ये 10 लाख का पैसा मेरे पास एक साथ आएगा या पैसा ओवर द पीरियड टुकड़ों टुकड़ों में आएगा? इसका मतलब अब अगर एक नया व्यक्ति मुझसे लोन लेने आया तो क्या मैं उसको लोन दे पाऊंगा? नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक के पास कोई कुबेर का खजाना थोड़ी है कि उतना पैसा, मतलब मैं सबको देते जाऊंगा और मेरे पास उतना पैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है? एक्चुअली बैंकिंग सिस्टम में इज नथिंग, रिसाइकलिंग ऑफ फंड होता है। कैसे होता है रिसाइकलिंग ऑफ फंड? समझो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे पब्लिक ने बैंक को पैसा दिया, बैंक के पास पैसा आ गया, अब बैंक क्या करता है कि बैंक ने ये पैसा इंडस्ट्री या पब्लिक को बाय वे ऑफ लोन दे दिया। अब अल्टीमेटली बैंक के पास कैश है या नहीं है? नहीं है। अब अगर मान लो कि कोई नया कस्टमर बैंक के पास लोन लेने आएगा तो बैंक को उसको ये कहना पड़ेगा, यार जब तक मेरे पास पूरा पैसा नहीं आ जाता या नया कस्टमर डिपॉजिट नहीं कर देता मैं तेरे को पैसा नहीं दे सकता, यही कहना पड़ेगा। पर अगर बैंक ऐसे काम करेगा तो बैंक के ऑपरेशन तो चलेंगे ही नहीं। तो क्या करें? तो बैंक ने एक रास्ता ढूंढा। बैंक ने एक रास्ता क्या ढूंढा? बैंक ने क्या किया? बैंक ने एक सिस्टम चालू किया। बैंक ने जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बैंक ने पब्लिक से यहाँ 10 लाख रुपए लिए और यहाँ पर इनको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। से कितने का लोन दे दिया? से 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। पर ये 10 लाख का लोन जब पब्लिक ने दिया तो मान लो कि सॉरी बैंक ने दिया तो उसमें ये भी शामिल है, 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 सबको लोन दिया। अब इससे पैसा वन शॉट आ जाएगा या इनसे पैसा ओवर द पीरियड आएगा? इनसे पैसा वन शॉट आ जाएगा या इनसे पैसा ओवर द पीरियड आएगा? ओवर द पीरियड आएगा। तो अब बैंकिंग कंपनी का कंसर्न ये है कि बैंकिंग कंपनी के पास वापस से पैसा कैसे आए। तो बैंकिंग कंपनी क्या करती है? बैंकिंग कंपनी इस व्यक्ति के पास जाती है और इस व्यक्ति से जाके बोलती है, देख सुन, मैं काम करती हूं, मैं तेरे को अपनी कुछ असेट बेच देती हूं और तू मुझे बदले में पैसा एक साथ दे दे। क्या क्या क्या? अपनी कुछ असेट तेरे को बेच देती हूं और तू मुझे पैसा क्या कर, वन शॉट पे कर दे। करेक्ट है? इसने कहा कौन सी असेट? मैंने कहा मेरे कस्टमर। इसने कहा कस्टमर बेच दोगे? मैंने कहा अरे कस्टमर नहीं बेचूंगा, मैं क्या करूंगा, कस्टमर से आने वाला जो पैसा है ना उसका अधिकार तेरे को दे दूंगा। तो अब ये क्या पूछेगा मुझसे, एक बात बताओ, इनसे कितना पैसा आने वाला है? मैं कहूंगा इनसे 10 लाख तो आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट आएगा। तो ये क्या पूछेगा कब आएगा? अभी। मैंने कहा अभी आने वाला होता तो मैं तेरे को क्यों देता? नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी आने वाला होता तो मैं तेरे को क्यों देता? तो ये बोलेगा मतलब तो कब आएगा? मैंने कहा ये सब लोग ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर तेरे को टोटल 10 लाख का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 20 लाख रुपए पे करेंगे। तो इसका मतलब अगर आज तू मुझे इनसे अगर तू इन्हें आज मुझसे खरीदता है तो बेसिकली तेरे को भविष्य में 20 लाख रुपए का इनफ्लो होगा। अब तू एक काम कर, तू मुझे इसके लिए 15 लाख रुपए दे दे आज। तू समझ गया मैंने क्या किया? तू मुझे आज कितने रुपए दे दे? 15 लाख। जैसे ही तू आज मुझे 15 लाख देगा तो अल्टीमेटली मैंने इनको लोन कितने का दिया था? 10 लाख। मैंने अगर इसको 15 लाख में इनको सेल कर दिया, मतलब इनसे आने वाले फ्यूचर कैश फ्लो पे अब मेरा अधिकार है या इस पर्टिकुलर बिजनेस का, इस पर्टिकुलर बिजनेस का। तो अब क्या हुआ कि मैंने इससे 15 लाख रुपए लिए और इनसे आने वाले पैसे पे अब मेरा अधिकार है या इनका अधिकार है? इनका। सिंपल, मेरे पास 15 लाख आ गए, अब मैं वापस से लोन देना चालू कर दूंगा। अब मैं यही साइकिल चलाता रहूंगा। नहीं है समझ? अब मैं यही साइकिल चलाता रहूंगा, फिर वापस से मान लो पीछे वालों को लोन दे दिया, अब इनको लोन दे दिया, अब ये मेरे लिए फिर से असेट बन गए क्योंकि ये मेरा पैसा टुकड़ों में लौटाएंगे। तो फिर से मैंने इस असेट को जाके इनको बेच दिया, फिर ये मुझे लमसम दे देगा, फिर मैं नए कस्टमर पकड़ूंगा, फिर उनको बेचूंगा, फिर उनको लोन दूंगा, फिर उनको भी बेच दूंगा, फिर ये मुझे पैसा दे देगा। इस तरीके से बैंकिंग बिजनेस चलता रहेगा। पर अब एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आना चाहिए, मेरे तो आ रहा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझना। अब सर जब एक बैंक में कुबेर का खजाना नहीं है तो ये पोडियम के पास कैसे आ गया? वेरी गुड क्वेश्चन। हालांकि पूछा नहीं तुमने बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर तुम्हें समझ आया मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बैंक अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेके यहां देगा तो बैंकिंग ऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं चल सकते। तो बैंक में क्या होता है कि बैंक से आप लोन लेते हो और आपको पता भी नहीं पड़ता आप बिक चुके होते हो।
नहीं, यही बात समझ में। मतलब मैं पैसा जरूर बैंक को देता हूं मेरी, पर मेरी बैंक को पैसा किसको ट्रांसफर कर देती है? इसको। रीजन क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पैसे का बदले में पैसा मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। करेक्ट है क्या? अब एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इसके पास पैसा कैसे आएगा? तुम्हें सिचुएशन विजुलाइज हो रही है कि क्या बात कर रहा हूं मैं? अब इस पे पैसा कैसे आएगा? तो ये क्या करता है मालूम है? ये क्या करता है? ये आता है पब्लिक से। कितने रुपए में खरीदा तुम लोगों को? 15 लाख। भूल गए? 15 लाख रुपए। ये क्या बोलता है? दिक्कत क्या है? एक व्यक्ति से पैसा लेना मुश्किल है। ये क्या बोलता है? देना मैडम। ये क्या बोलता है? आई एम गोइंग टू इश्यू सर्टन सिक्योरिटीज, डू यू वांट टू बाय? लोगों ने कहा मतलब, बोला सिंपल, 15 लाख रुपए इसने मेरे को आज दे दिए ना, हाँ या ना? और तुमसे जो पैसे आएंगे 20 लाख रुपए, वो आ जाएंगे ओवर द पीरियड। अब ये समझदार क्या करता है? 15 लाख, एक सिक्योरिटी का प्राइस मान लो 100 रुपए रख दिया, कितने हो गए? 15,000। अब ये पब्लिक ऑफर लेके आता है, वी आर गोइंग टू इश्यू 15,000 सिक्योरिटीज एट दिस इंटरेस्ट। समझ गए? अब ये क्या करेगा? तुमसे आज कितने रुपए ले लेगा? कितने रुपए ले लेगा? ये 15 लाख। तो हमेशा ये क्या करेगा? 15 लाख इसके पास आ गए। अब इसके पास दो बातें हैं। एक, तुम लोगों ने इसको 15 लाख रुपए दिए और तुम्हारे पास इसके द्वारा इश्यू की गई सिक्योरिटी है, जिसके बदले में इसे तुम्हारा पैसा लौटाना है एंड में, और तुम्हारे पैसे पे इंटरेस्ट पे करना है। हाँ या ना? यस। सेकंड, इन लोगों से पैसा आएगा और इनसे इंटरेस्ट भी आएगा। अभी क्या करेगा? हर साल जब इन लोगों से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आएगा, तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा उसको तुम्हारा इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करने में काम में लेके आ जाएगा। मतलब इसने सिंपली क्या किया? इसने नंबर ऑफ कस्टमर में तोड़ दिया। मैं 15 लाख रुपए एक व्यक्ति से लेना मुश्किल है, पर एक व्यक्ति से 100 रुपए लेना आसान है, और 15,000 कस्टमर ढूंढना आसान है। नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से रूट चलता है। सर कैसे? आपने सुना होगा इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड, समझ रहे हो? ये सब क्या है? ये सब यही है। इन लोग क्या करते हैं? जितना भी ये सब कुछ बैकअप चलता है, ये ऐसे ही चलता है। आपकी बैंक क्या करती है? आपको लोन देती है। आपको लोन देने के बाद वो आपको बेच देती है। आपको बेचने के बाद दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बेसिस पे पब्लिक से पैसा ले लेता है। पब्लिक से पैसा ले लिया, वो ये बताता है तुम्हारा पैसा सेफ है, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि इनसे जो पैसा आएगा वो पैसा तुम्हें इंटरेस्ट और तुम्हारा प्रिंसिपल पे करने के काम आएगा, और तुमसे पैसा लेके मुझे पैसा दे देगा। हाँ या ना? कितने लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ? हु एम आई? बैंक। सबसे पहले किसने काम चालू किया? ये कस्टमर। और कौन? बैंक। और ये कौन है ना? अब समझो इनके नाम। इन्हें कहा जाएगा बोरोवर, ओरिजिनेटर, सारा तामझाम इन्हीं ने चालू किया है। मैं कौन हूं? बैंक। और ये है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। मत देखो अभी पीएम में कुछ भी, है ना? मैं पहले पढ़ा देता तो शायद ज्यादा इसकी इमेज समझ में आती बाद में। अभी देखो समझो, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबसे पहले इंडिविजुअली इनकी प्रोफाइल चेक करता हूं। ये चेक करता हूं कि इनको पैसा देना है कि नहीं देना है। जब मैं सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मैं इनको लोन दे देता हूं। लोन देने के बाद मैं इन सारी एसेट को बेच देता हूं। जब मैं इन सारी एसेट को बेचता हूं तो इसे कहता है पूल ऑफ एसेट। एक 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 कस्टमर थोड़ी बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? पूल ऑफ एसेट। तो मैं पूल ऑफ एसेट बना के इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच देता हूं। स्पेशल पर्पस व्हीकल इस पूल ऑफ एसेट के बदले में मुझे क्या दे देता है? बोलो, पैसा। और स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास पैसा कैसे आता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल इनके अगेंस्ट में पब्लिक को क्या इश्यू कर देता है? सिक्योरिटी इश्यू कर देता है। नहीं आई बात समझ? दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। आई होप सो। हेलो? सबसे पहले कहां से चालू होगा? सबसे पहले लोन दिया जाएगा। लोन लेने के बाद मैं क्या करूंगा? बेच दूंगा। बेचने के बाद मैं स्पेशल पर्पस व्हीकल से पैसा ले लूंगा, और स्पेशल पर्पस व्हीकल पैसा कैसे अरेंज करेगा? सिक्योरिटीज इश्यू करके। किसको? पब्लिक को। अब आ जाओ, एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से इसको पैसा किसने दिया? तो इसका मतलब पब्लिक का पैसा पब्लिक के हाथ में ही पहुंच गया। नहीं यही बात समझ में? पब्लिक ने इसको दिया, इसने बैंक को दिया, और बैंक ने पब्लिक को दिया। नहीं यही समझ में? आया या नहीं आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीसाइक्लिंग ऑफ फंड। बैंक की इनकम हो गई ना। बैंक ने लोन कितना दिया था? 10 लाख। और बैंक ने जब इसको तुम लोगों को बेचा तो कितने बेचा? 15 लाख। अब पता है, एक दिमाग में ये डाउट तुम लोगों के आ सकता है, सर बैंक पागल है क्या? मतलब सर बैंक के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा मतलब? बोला सर नहीं थी, आपको नहीं पता?
मैंने कहा क्या अपॉर्चुनिटी थी? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या अपॉर्चुनिटी थी सर? बैंक ने 10 लाख की एसेट इनको 15 में बेची और आने कितना वाला था? 20 लाख। तो बैंक चाहता तो इसको साइड हटा के डायरेक्टली बैंक इनके बलबूते पे पब्लिक को सिक्योरिटी दे देता। यस, सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोहिबिट बैंकिंग कंपनी फ्रॉम डूइंग दिस। पर हिंदुस्तान में सब तरीके करने के, तो बैंकिंग कंपनी ने क्या किया? एक नई कंपनी बनी और उसमें होल्डिंग किसकी है? बैंकिंग कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है? ये सब इसी के लिए बनाई गई कंपनी है। तो इन्हें कहा जाएगा स्पेशल। एक्चुअली देखा जाए तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली सब बैंकिंग कंपनी कर रही है काम। नहीं आई बात समझ में? है ना? खैर कोई बात नहीं, अपने के एग्जाम में क्वेश्चन आए, अपने समझ में आ गया क्या है ये इमेजिनेशन तो हो गया। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि जो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर होते हैं वो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं क्या? किसके लिए? बिग शॉट्स के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए? अच्छा, मैंने ये भी सुना है उसके 3 प्रकार के कुछ फायदे हैं। क्या है? आसानी से मिलता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है क्या? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर 1 लाख से 1.5 लाख के अमाउंट पे जाना हो तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। फ्लेक्सिबल भी है क्या? ओके। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंस है। कैसे? परचेज प्राइस बढ़ा देते हैं और डिस्काउंट नहीं देते। अच्छा, इट इज अ ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यू नो। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओहो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। पढ़ू, रीड करूं? सुनो। इट इज ए मेथड ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ फंड। आई होप सो समझ गया होगा। पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास। इट इज स्पेसिफिकली बेनिफिशियल टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी टू सपोर्ट द लेंडिंग वॉल्यूम। ये इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? स्पेशल पर्पस व्हीकल। आगे बढ़ो। असेट जनरेटिंग स्टेडी कैश फ्लो। असेट मेरी तरफ देखना भी इंपॉर्टेंट ना। असेट जनरेटिंग स्टेडी कैश फ्लो मेरे लिए वो असेट है जो हर साल एक जैसा कैश फ्लो जनरेट करेगी। ईएआई, ईएमआई, यही बात समझ में? तो दीज आर असेट टू मी। समझना, आगे बढ़ो। असेट जनरेटिंग स्टेडी कैश फ्लो आर पैकेज्ड टुगेदर। ये सबको किया पैक। हेलो, समझ गए ना? पैकेज टुगेदर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एंड अगेन दिस असेट पुल, शुड आई से दिस इज असेट पुल? यस। अगेन दिस असेट पुल मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी इशू। कौन करेगा? मैं, बैंक या स्पेशल पर्पस व्हीकल? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। समझ गए? तो समझो, क्या मैं कह सकता हूं डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन इज नथिंग बट रीसाइक्लिंग ऑफ फंड? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लाइक स्पेशल पर्पस व्हीकल। In debt securitization, the asset generating steady cash flow, yeah, in my word, in debt securitization, asset generating fixed cash flow are packaged together and the pool of asset is sold against the issue of security. यही बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम पढ़ो एक बार। It is a method of recycling fund. It is specifically beneficial to financial intermediary to support the lending volumes. करेक्ट है। अच्छा, ये lending volume को सपोर्ट करने वाली बात क्यों कह रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं करेगा काम तो बैंकिंग कंपनी का वॉल्यूम वाला काम हो जाएगा खत्म, लैंडिंग करने वाला काम। आगे बढ़ो। असेट जनरेटिंग स्टडी यानी कि फिक्स कैश फ्लो आर पैकेज टुगेदर एंड अगेन दिस असेट पूल मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी इशूड। तो अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, तो एक तरीका तो वो है कि जो मैंने समझाया वो समझा दो, कि बैंक इनसे इनको पैसा देगा, इनको पैसा देने के बाद इनको बेच देगा, इनको बेच देगा किसको? इसको, फिर ये बदले में एक साथ पूरा अमाउंट दे देगा। फिर अब इसके पास कुबेर का खजाना कहाँ से आएगा? तो ये हमेशा क्या करेगा? पब्लिक को सिक्योरिटी इशू कर देगा। फिर कोई बोले अबे ऐसे नहीं, नंबर लाने के हिसाब से बात करिए, तो हो गई बहुत सिंपल सी बात। तो तुम क्या बोलोगे? सुन, पहला पॉइंट, इट इज ए रिसाइकलिंग ऑफ फंड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी टू सपोर्ट द लेंडिंग वॉल्यूम. Asset generating fixed cash flow are packaged together and against of these pool of assets securities are issued. For example, housing loan, auto loan, credit card, receivable, etc. Second, आ जाओ, प्रोसेस ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन. सब कुछ कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा? लोन. सबसे पहले क्या होगा? लोन. अच्छा, मैं लोन ऐसे ही दे दूंगा या चेक करना पड़ेगा? इनको चेक करना पड़ेगा ना. चेक करो, आ जाओ. ओरिजिनेशन फंक्शन. ओरिजिनेशन फंक्शन समझ रहे हो? शुरुआत. पढ़ो जरा. A borrower seek a loan from finance company bank HDFC.
द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर इज इवेल्यूटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड इनटू विद द रीपेमेंट शेड्यूल स्ट्रक्चर ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। मतलब जब भी आप किसी बैंक में जाके लोन लोगे तो आप समझ जाना कि ये आज आपको लोन दे रहा है, बाद में पैक करके बेच देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। नहीं आया में? हाँ या ना? सेकंड पॉइंट पढ़ो, पूलिंग फंक्शन। अच्छा अभी मान लो जैसे क्या हुआ सुनना, अभी मैंने इसको लोन दिया तो ये मेरे लिए एक असेट है, फिर इसको लोन दिया, ये असेट है, ये असेट है, फिर बाद में जब सारी असेट बन जाएगी तो क्या करने का? पैकिंग और सबको बेच दो, है ना। बढ़ो जरा आगे, क्या लिखा हुआ है? पूलिंग फंक्शन। सिमिलर लोन ऑन रिसीवेबल आर क्लब्ड टुगेदर टू क्रिएट एन अंडरलाइंग पूल ऑफ असेट। द पूल इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ पोडियम, मतलब सॉरी हाँ, इन फेवर ऑफ बोलो क्या? स्पेशल पर्पस व्हीकल विच एक्ट एज ए ट्रस्टी फॉर इन्वेस्टर। जो ट्रस्टी होता है वही धोखेबाज होता है। विच एक्ट एज ए बोलो क्या? ट्रस्टी। समझ में आया? फिर अब अच्छा ये कुबेर का खजाना है क्या? इसके पास पैसा कहां से आएगा? ये क्या करेगा? ये घुमाता रहेगा इधर से उधर, जैसी इनके बदले में मुझे पैसा देगा, तुम लोगों से पैसा लेगा, फिर बाद में समझ गए, मुझे पैसा देगा, फिर मैं दूसरों को दूंगा, इनको दूंगा, फिर बाद में ये अपनी सिक्योरिटी इशू करेगा, फिर इनमें से कुछ लोग वापस से सिक्योरिटी परचेज करेंगे, फिर पैसा आएगा और ऐसी बट्टा रहेगा। थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा। थर्ड पॉइंट में क्या बताएगा? लोन दे दिया, लोन देने के बाद असेट बना के बेच दी, अब स्पेशल पर्पस का पैसा कैसे आएगा? पढ़ो जरा। सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन पढ़ो। SPV will structure and issue certificate on the basis of asset pool. The security carry a coupon and expected maturity which can be asset based, mortgage based। समझ गए? SPV क्या करेगा? सिक्योरिटी इशू करेगा जिसपे हर साल एक कूपन रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा और उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की एक लाइफ होगी। करेक्ट है? आगे बढ़े। These are generally sold to investor through merchant banker. Investor are pension fund, mutual fund, insurance fund। समझ गए? मतलब आप जब समझो, जब आप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? समझ गए? सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का शिकार। आप पैसा दोगे, वो आपसे पैसा लेके बैंक को देगा और बैंक से पैसा लेके बैंक वापस से आपको दे देगी। समझ में आ गया? हेलो, आया या नहीं आया? अच्छा कोई पूछे व्हाट इज डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन? सिंपल, रिसाइकलिंग ऑफ फंड है क्या? हेलो, रिसाइकलिंग ऑफ फंड है क्या? सबसे ज्यादा मेन काम यहाँ कौन कर रहा है? एसपीवी, क्योंकि वो लेंडिंग वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ क्या करते हैं? ऐसी एसेट जो हर साल फिक्स कैश फ्लो देती है उनको पैकेज करके पूल बना के सिक्योरिटी इशू करते हैं। तीन पार्ट में बटा हुआ है। ओरिजिनेशन फंक्शन, अलग अलग बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करके उनको लोन देना। सेकंड, पूलिंग फंक्शन, सबको पैकेट करके एसपीवी को बेच देना। थर्ड, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, क्या करेंगे उसे? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? एसपीवी जो होगा वो आपके बदले में सिक्योरिटी इशू करेगा। नहीं है? कैसा लगा? याद हो गया? चलो आगे बढ़ो। अच्छा लेकिन एक बात और बोल दूं, मैं जितना यहाँ बोलूंगा मैं तो रिपीटेटिव कर करके कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आज घर जाके इसको आधा घंटा नहीं देखा ना तो कुछ काम का नहीं है, और अगर आज जाके आधा घंटा देख लिया तो ये लॉक हो जाएगा। पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज जनरली विदाउट रिकॉर्ड। सर ये क्या है? एक्चुअली विदाउट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? तुमने कभी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है? म्यूचुअल फंड मार्केट कुछ आ रही है समझ में? क्या बोल रहा मैं? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझो 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 समझो, जो तुम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो उसके मैं ये बोल रहा हूं कि तुम मुझे म्यूचुअल फंड के लिए पैसा दो, और तुम्हारा पैसे को बैकडअप कौन कर रहा है? ये लोग। अगर इन बदतमीजों ने, सॉरी हाँ, अगर इन बदतमीजों ने पैसा नहीं दिया तो इसके पास पैसा नहीं आएगा, और इसके पास पैसा नहीं आएगा तो तुम्हारे पास पैसा आने की संभावना कम है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पढ़ो इसमें जरा। The process of securitization is generally without recourse. The process of securitization is generally without recourse. Investor bear the credit risk and issuer is under an obligation to pay investor only if the cash flow are received by him from the collateral। समझ गया? ये कौन है? कोलेटरल ही तो है। अगर इनसे पैसा आएगा तो मैं तुमको पे करूंगा, अदरवाइज मैं पे नहीं करूंगा। The benefit to the originator are that assets are shifted off balance sheet, thus giving the originator recourse to off balance sheet funding। बैंकिंग के नजरिए से देखा जाए तो बैंकिंग की कंपनी की बैलेंस शीट में हमेशा ये दिखाई देंगे एज ए एसेट, यानी कि कंपनी ने इनके बेसिस पे लोन भी ले लिया और ये लोग अभी भी बैलेंस शीट में है। नहीं आई बात समझ? आया या नहीं आया? हेलो, डन? सही है। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन में कितनी प्रोसेस है? तीन। पहली ओरिजिनेशन, तीसरा पूलिंग ऑफ असेट, और तीसरा सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, है ना? हेलो हेलो, रिस्क किसकी है?
एसपीवी की या बैंक की या फिर इन्वेस्टर की? इन्वेस्टर की। अगर मुझे पैसा मिला तो मैं दूंगा और नहीं मिला तो मैं नहीं दूंगा। करेक्ट है? आया समझ में? ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे आओ। तीसरा नहीं पढ़ा रहा, अब इसके मैं पढ़ा रहा हूँ। डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये पढ़ा रहा हूं मैं। सही है? तो इसके बाद पढ़ेंगे कि कमर्शियल पेपर क्या है ना। पढ़ो जरा, ये भी याद करना है अपने को, सब याद ही करना है बस। समझो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लो कि अगर मैं कमर्शियल पेपर इशू करना चाहता हूं तो मेरे अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कौन हूं मैं हूं एक कंपनी। सुनिए, The tangible net worth of the company is 5 करोड़ और more as per the audited balance sheet of the company। अगर आप कमर्शियल पेपर इशू करना चाहते हैं तो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से आपकी टेंजिबल नेट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, द फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट इज नॉट लेस देन 5 करोड़। यानी कि बैंकिंग कंपनी द्वारा आपको जो वर्किंग कैपिटल लिमिट मिलती है वो 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट जो बैंक ने अलाउ कर रखी है वो 5 करोड़ से कम है तो मैं कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं। सबसे पहली बात, मेरी नेटवर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और मेरी वर्किंग कैपिटल की लिमिट भी 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। सेकंड, The company is required to obtain the necessary credit rating from the rating agency such as CRISIL और ICRA। ये क्या है CRISIL और ICRA? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी फंड रेजिंग के लिए जाती है तो इन्वेस्टर बोलता है यार इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। बोलो क्या करवानी पड़ती है? क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इकरा और हमारा ये क्रिसिल। करेक्ट है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे पास परफॉर्मेंस के आधार पर बताती है कि कंपनी में पैसा लगाना कितना सिक्योर हो, कितना सिक्योर नहीं है। समझो, क्रेडिट रेटिंग लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट क्रेडिट रेटिंग अगर इन्वेस्टर से पैसा लगवा दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये सारी गाइडलाइन फिर किसने बनाई है? सारी गाइडलाइन आरबीआई ने बनाई है। आरबीआई ने कहा कि अगर ये इन्वेस्टर अपना पैसा इस कंपनी पे लगाने वाला है तो इस इन्वेस्टर को जानने का अधिकार होना चाहिए कि कंपनी का पास्ट ट्रैक कैसा है, कि कंपनी लिया हुआ पैसा लौटाती है या नहीं लौटाती है। फिर एक और सवाल, सर क्रेडिट रेटिंग कब की होनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पता पड़ा पैसे मांगने आया जाए और रेटिंग है 10 साल पहले, बराबर है? तो पढ़ो जरा। The insurer should ensure that credit rating at the time of applying to RBI should not be more than 2 month old। सही है? कितने महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए? बोलो 2 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पुरानी हुई तो आपको वापस से करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंकिंग कंपनी के पास जाते हो, बैंकिंग कंपनी से कहते हो मुझे लोन चाहिए, तो बैंकिंग कंपनी बोलती है लाओ आईटीआर लेके आओ। सही है? अब तुमने कहा लो ये हमारे आईटीआर, तो बैंकिंग कंपनी बोलेगी यार ये तो 4 साल पुराने हैं। तो बोला तो क्या हो गया, आईटीआर तो है। तो बैंकिंग कंपनी का भाई ये आईटीआर तब के हो सकते, अब तो कमाता था, पता पड़ा नौकरी छोड़ दी तो नहीं आई बात में आया ना। तो हम तेरी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर आईटीआर। अब आईटीआर अगर लेटेस्ट नहीं है तो हो सकता है हमें धोखा हो जाए। आगे बढ़ो। द मिनिमम करंट रेशियो शुड बी 1:1.33 बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब अगर आप कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हैं तो आपका करंट रेशियो कितना होना चाहिए? मिनिमम 1.33 होना चाहिए। For public sector companies, there are no listing requirement, but for company other than public sector, the same should be listed on one or more stock exchange। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो आप कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। हालांकि ये रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब है पीएसयू बोले तो गवर्नमेंट स्टैक वाली कंपनी, उनकी क्रेडिटेबिलिटी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट। तो चलो मुझे बताओ, अगर मैं कमर्शियल पेपर इशू करना चाहता हूं तो मेरी नेटवर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मुझे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी? हाँ। कब की? 10 साल पुरानी, 2 महीने पुरानी। करेक्ट है क्या? मेरा करंट रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1.33 होना चाहिए। करेक्ट है क्या? हेलो, डन है? सही है, आगे बढ़ो। अच्छा, अगर मान लो मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूं तो कैन आई इशू कमर्शियल पेपर? नो। इफ आई एम अगर मान लो कि मैं ओएनजीसी हूं और लिस्टेड नहीं हूं, कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है। मैं भेल हूं, कर सकते। रीजन? हालांकि वो तो लिस्टेड है, पर एक बात बोलो, अगर गवर्नमेंट कंपनी और लिस्टेड नहीं है तो भी कर सकते हैं। आगे बढ़े।
उसके बाद ऑल इशू एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न बाय द कंपनी इशूइंग द कमर्शियल पेपर। सारे के सारे इशू एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कस्टमर या कंपनी? कंपनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा कमर्शियल पेपर इशू करने का मन है, कर सकता हूँ? क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल लिस्टेड है या नहीं है। सबसे पहला सवाल बोलो क्या है, लिस्टेड है या नहीं है। अच्छा अगर मैं पब्लिक कंपनी हूँ, मतलब मैं अगर पीएसयू हूँ, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो भी लिस्टेड होना जरूरी है क्या? नहीं। अच्छा अगर मान लो कि मेरी नेटवर्थ 4 करोड़ है तो कर सकता हूँ क्या? नहीं। कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा। मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट 6 करोड़ है, चलेगा? क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा। मैंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा रखी है और बहुत 1 महीना पुरानी है। मेरा करंट रेशियो 1.34 है, चलेगा ना? 1.33 मिनिमम है, ज्यादा बहुत अच्छी खबर है मैडम, हाँ या ना? ये याद हो गए पॉइंट? हेलो ये याद हो गए? पक्का? श्योर? कितने पॉइंट हो गए इसके? बहुत सारे हो गए इसके, तो ज्यादा मत लिखना, 5 ही लिखना। हेलो याद हो गए ये भी? चलो। मैंने वो भी सुना है कि वो क्या बोलते हैं कि वो पूलिंग ऑफ असेट का मतलब क्या होता है? पूल मैंने सुना है कि पूलिंग ऑफ असेट इज ए प्रोसेस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। पूलिंग ऑफ असेट इज ए प्रोसेस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन। पूरा सुनना फिर मुंह खोलना। Pooling of asset is a process of debt securitization where special purpose vehicle issue securities to public by asset backed up. ओ सॉरी, ये तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस था। ओहो। अच्छा तो पुलिंग ऑफ असेट में क्या होता है? आई 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 अंडर पुलिंग ऑफ असेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ईच बोरोवर इज चेक एंड द लोन इज सैंक्शन। व्हाट हैपन? अंडर पुलिंग ऑफ असेट ऑल द असेट्स आर पैकेज एंड सोल्ड। डन? पक्का? जो क्रेडिटर होते हैं वो फ्री कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होते हैं, चार्ज करते हैं। कैसे? सर एक सवाल पूछा आपसे, अगर वो उसमें फाइनेंस कॉस्ट होती है तो अकाउंटिंग में तो सब्सटेंस फॉर्म आता ही नहीं है। फिर अगर हम मटेरियल परचेज करते तो हम तो स्टॉक में डेबिट कर देते, फिर वो बटना चाहिए इंटरेस्ट और स्टॉक में बटना चाहिए। अभी अपन ने ए स्टैंड में पढ़ा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS 2 is going to take care of it. This says कि if you buy any stock over the deferred credit term, so then the stock would be recorded at the cash price equivalent and the difference price would be recognized as interest expense है। CA फाइनल में पढ़ोगे तुम्हें। कुछ नहीं मैंने कह दिया, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए था, हिंदी वाले बैठो। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद हुए। हेलो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, फिर अपन आगे तोड़ दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जरा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फीचर ऑफ कमर्शियल पेपर। अभी मैंने ये पढ़ा दिया कि कमर्शियल पेपर एलिजिबिलिटी इशू करने की एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये पढ़ा देता हूँ कि कमर्शियल पेपर के फीचर क्या है। तेरे को बता दूं, ये भी एक टैलेंट है। चलो पढ़ूं, बोल तो दिया क्वेश्चन नंबर 10 फीचर्स ऑफ कमर्शियल पेपर पढ़ूं। चलो स्टार्ट करते। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 3। अगर मैं किसी भी मोड पे कुछ भी पॉइंट पूछ लूं तुम बता दोगे? पक्का बता दोगे? श्योर बता दोगे? ठीक है, पूछूंगा ना, तू डिसाइड करेगा मैं कब पूछूंगा। अ कमर्शियल पेपर इज ए अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सर ये मनी मार्केट का पंगा क्या है? एक्चुअली 2 मार्केट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ लॉन्ग टर्म फंड होते हैं। कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI। तो कमर्शियल पेपर जो इश्यू होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड है, तो उसे कौन रेगुलेट करेगा, सेबी या RBI? तो उसे हम कैपिटल मार्केट कहेंगे या मनी मार्केट? तो मैं क्या कहूँ सुनना, कमर्शियल पेपर इज ए कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कमर्शियल पेपर इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। पढ़ो जरा। A commercial paper is a unsecured money market instrument issued in form of a promissory note. Point number 1, अंडरलाइन कर लो इसको। A commercial paper is a unsecured money market instrument issued in form of promissory note. ये अनसिक्योर्ड है हाँ, तभी तो क्रेडिट रेटिंग चाहिए। बढ़ो।
Since the commercial paper represent an unsecured borrowing in the money market, the regulation of CP come under the purview of Reserve Bank of India, which issued guideline in 1990 on the basis of recommendation of Wagul Working Group. These guidelines were initiated, समझना, enabling the highly rated corporate borrower to diversify their source of short-term borrowing and to provide an additional instrument to short-term investors. Simple, 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 simple. Commercial paper क्या है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है क्या? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, क्या ये अनसिक्योर्ड है? हाँ, तो ये किसके कंट्रोल में आता है? आरबीआई, है ना. सेकंड पॉइंट बनाओ, इसको लिखो. सिंस द कमर्शियल रिप्रेजेंट अनसिक्योर्ड बोरिंग इन द मनी मार्केट, द रेगुलेशन ऑफ सीपी कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरबीआई. बस अंडरलाइन करके छोड़ देना. कमर्शियल पेपर से दो लोगों को फायदे हैं. कितने लोगों को बोलो? हेलो, कमर्शियल पेपर से कितने लोगों को फायदे? दो. पहला फायदा कंपनी को है, क्योंकि उसको अपनी शॉर्ट टर्म फंड की नीड के लिए हर बार बैंक के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक नया एवेन्यू है. दूसरा फायदा इन्वेस्टर को है कि उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और नया इंस्ट्रूमेंट मिल गया. कंपनी को फायदा है कि उन्हें फंड रेजिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट मिल गया, तो इन्वेस्टर को फायदा है कि उन्हें पैसा लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मिल गया. पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 1 और 2, ये अपने पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, है ना. Enabling the highly rated corporate borrower to diversify their source of short term borrowing. समझ गए? ऐसे corporate borrower, अच्छा हाईली रेटेड क्यों? क्योंकि जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है वो नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपको याद हो क्रेडिट रेटिंग इज इंपॉर्टेंट. समझ गए? तो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए शॉर्ट टर्म पैसा अरेंज करने के लिए एक अलग सोर्स हो गया. और सेकंड पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं. आगे, it can be issued for maturities between 7 days and maximum up to 1 year from the date of issue. Point number 5 है ना. 4-5 हो गया ना, अरे 4-5 हो गया ना, एक और हो गया ना इन्वेस्टर के एंगल से. सही है ना. मतलब ये बता रहा है कि कमर्शियल पेपर जो कंपनी इशू करेगी वो 7 दिन की रिक्वायरमेंट से लेकर 365 दिन की रिक्वायरमेंट के लिए इशू कर सकती है. This can be issued in denomination of 5 lakh or multiple thereof. All eligible issue are required to get credit rating from the credit rating agency. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. चलो इसको रिवाइज करते हैं. कमर्शियल पेपर क्या है? पहला पॉइंट एग्जाम में कैसे आएगा? पॉइंट में आएगा. इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड एज ए प्रोमिसरी नोट, है ना. Because second point, it is an unsecured instrument, therefore it come under the control of RBI. तो मैं अगर समझ आ रहा हूँ तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना. थर्ड, it is, बोलो क्या? For it is a very important source of finance for a highly rated corporate borrower, and they can diversify their borrowing needs. It is a very attractive instrument for investor. Correct है. पांचवा, commercial paper can be issued for a period of 7 दिन से 365 दिन, और कम से कम 5 लाख का होना चाहिए. इशू साइज 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए. हेलो, आ गया समझ में? हेलो, आ गया? पक्का आया समझ में? नहीं आया? आ गया. अच्छा, मैंने सुना है कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए कुछ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. मतलब यू पीपल कैन नॉट इशू कमर्शियल पेपर. पता है क्यों? मैं बताता हूँ तुम लोग क्यों नहीं कर सकते. नाइदर यू आर अ कंपनी, मोर इम्पोर्टेंट यू आर नॉट लिस्टेड. हाँ, तुम भेल होते हो, ओएनजीसी होते तो बात अलग थी. तो क्या तुम कर सकते हो? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट लिस्टेड. हाँ तो बोलो. हाँ, योर टेंजिबल नेटवर्थ शुड बी मोर देन 5 करोड़. नहीं है, सॉरी. हाँ, योर वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन बाय बैंक शुड नॉट बी लेस देन 5 करोड़. सही है क्या? यू शुड ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दे वुड नॉट गिव यू एनी रेटिंग, नहीं देंगे. एंड योर क्रेडिट रेटिंग कैन नॉट बी ओल्ड मोर देन 2 months, है ना. करंट रेशियो मस्ट बी 1.33. याद आ रहा है? पक्का? हेलो, श्योर है? सही है. अच्छा, मैंने सुना है कि जो कमर्शियल पेपर होते हैं ना वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए सेबी रेगुलेट करता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसलिए आरबीआई रेगुलेट करता है. करेक्ट है क्या? श्योर है क्या? हाँ या ना. अच्छा, मैंने ये सुना है कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं जो सिक्योरिटी इशू करते हैं, बैक्स अबाउट दीज पैकेज्ड असेट, वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है.
वो सिक्योर्ड है या रिस्क है? अगर स्पेशल पर्पज व्हीकल को पैसा मिले या नहीं मिले, आपको आपका पैसा मिलेगा या डिपेंड करता है? दैट्स व्हाई इट इज सेड म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैंने सुना है कि डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन इज ए रीसाइक्लिंग ऑफ फंड। मैंने सुना है कि असेट को एक पैकेट में पैक करके पुल बना के उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी इशू की जाती है। असेट को जब पुल बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है पुलिंग प्रोसेस। स्टार्टिंग में जब बोरोवर को क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके लोन दिया जाता है उसे कहा जाता है ओरिजिनेशन फंक्शन। जब इनके बदले सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसे कहा जाता है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। वेरी गुड, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, distinguish between the operating lease and finance lease. Distinguishing between operating lease and finance lease. Operating lease और finance lease के बीच में डिफरेंस पहले मैं कुछ समझाता हूं, उसके बाद तुम लोग समझना। अच्छा, अपने को ये सारी बातें जैसे मैं पॉइंट में बोल रहा हूं वैसे मेमोराइज करनी है, करेक्ट है? देखो, आपके पास दो प्रकार की लीज है, एक है फिनांस लीज और दूसरी है ऑपरेटिंग लीज। सही है? मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, उसके बाद अपन सारे पॉइंट को पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। फाइनेंस लीज का मतलब होता है आपने असेट को लोन लेके खरीदा। क्या बोला मैंने? हेलो, फाइनेंस लीज का मतलब बोलो क्या होता है? आपने असेट को खरीदा, कैसे? लोन लेके। और ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है आपने असेट को किराए पे लिया। अब बोलो, फाइनेंस लीज का मतलब लोन लेके खरीदा और आपने एसेट को किराए पे लिया। सर ये बात आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जितने पॉइंट में नीचे रटाऊंगा उनको रटने में ये बहुत कामयाबी देगा आपको, क्योंकि एक्चुअली वो जितनी बातें लिखी गई है वो इस कंसेप्ट के आधार पे लिखी गई है। कंसेप्ट को बिना पढ़े पढ़ोगे तो दिक्कत में आओगे। आ जाओ, पढ़ूं? बोलो, पढ़ूं? देखो, द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास ऑन द लेजी, द लेसर ओनली रिमेन द लीगल ओनर ऑफ द असेट। समझ में आ गया? सुनो सुनो सुनो, फाइनेंस लीज का मतलब क्या है? खरीदा। मान लो कि अगर मैंने इस असेट को फाइनेंस लीज पे लिया, मतलब मैंने किराए पे लिया या खरीदा है? हु एम आई? हु एम आई? अरे यार, हु एम आई? लेसी। हु इज शी? ये किराए पे देने वाले और ये किराए पे लेने वाले। अगर मैंने इस बोतल तुम्हारी है क्या? ठीक है। अगर मान लो मैंने इससे बोतल को किराए पे लिया, और कौन सी लीज है ये? फिनांस। तो मुझे बताओ, मैंने किराए पे लिया या खरीदी है? अगर मैं खरीद लेता हूं तो खरीदी गई असेट पे रिस्क किसकी होगी? मेरी या इनकी? मैं कौन हूं? लेसी। पढ़ो जरा क्या लिखा है, रिस्क किसकी है? लेसी की। समझ गए? तो सर 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 सर, 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 सर अरे अरे पब्लिक आ जाओ। सर अगर असेट आपकी है और ओनरशिप आपकी है तो फिर लीगल ओनर ये क्यों है? पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो फ्रेंड की गाड़ी लेके घूमते हैं और फिर भी यही बताते हैं मेरी है। स्टाइल मानने में कोई कमी नहीं होती। कुछ सज्जन लोग होते हैं अपनी गाड़ी लेके घूमते, कोई पूछता तेरी गाड़ी? अरे नहीं, मेरे पास कहाँ है यार, मेरी गाड़ी नहीं है। दो प्रकार के लोग होते हैं। तो जो मैं दिखता नहीं शक्ल से गरीब हूँ? क्यों, तू महागरीब दिखता है? सुनो सुनो सुनो, फिनांस लीज का मतलब क्या है? फिनांस लीज में उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी जिनकी खुद की एसेट होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि हमारी एसेट नहीं है। अगर हमने बता दिया तो पर्दा उठ जाएगा और सबको पता पड़ जाएगा हमारी एसेट है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे उनकी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको छोड़ दो तुम। पर फिलहाल बस तुम इतनी सी बात समझो, फिनांस लीज मतलब मैंने एसेट खरीदी है। अब अगर एसेट मैंने खरीदी है तो रिस्क किसकी है? ओनरशिप किसी की भी हो, एसेट रिस्क किसकी है? मेरी। ऑपरेटिंग लीज में मैंने एसेट खरीदी है, किराए पे लिया है। अगर मैं किराए पे कोई एसेट लेता हूं तो उसके रिस्क और रिवॉर्ड मेरे हो जाएंगे या सामने वाले के? कोई सामने वाला। लेसी और लेसर? लेसर। पढ़ो। नहीं आया समझ में? अब तुम्हें समझ में आ गया हो ये दो बातें मैंने क्यों कही थी? समझ में आ गया? अगला पढ़ो जरा। द लेसी बियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। मान लो असेट की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण असेट की वैल्यू में कुछ गिरावट आती है, तो ये रिस्क कौन बियर करता है? किराए जिसकी असेट है या किराएदार? अच्छा, अगर असेट में टेक्नोलॉजी चेंजेस आने के कारण उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो जो रेंट पे लेगा वो बियर करेगा या जिसकी असेट है वो बियर करेगा? मतलब फाइनेंस में असेट किसकी है? लेसी की, क्योंकि वो असेट खरीद चुका है। तो कौन बियर करेगा? लेसी। और ऑपरेटिंग लीज में काय पे लिए? किराए पे, मतलब कौन बियर करेगा? लेसर। पढ़ो जरा, मैं हर पॉइंट को स्पीड डिस्कस कर रहा हूँ किराए पे और खरीदी से, तो लिंक करेगा। थर्ड पॉइंट पढ़ो।
द लीज इज नॉन कैंसिलेबल बाय ईदर पार्टी, लीज कैंसिल नहीं हो सकती। और उधर क्या लिखा हुआ है कि लीज इज कैंसिलेबल। समझो क्यों, समझो क्यों, समझो क्यों। मैंने इनसे ये एसेट परचेज की, समझना पब्लिक पब्लिक, मैंने इनसे ये एसेट परचेज की। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए मैंने ये लिखा कि मैंने इनसे एसेट परचेज नहीं की, किराए पे ली है। जो भी हो, तुम घर पे क्या तो पढ़ने आ रहे हो और क्लास ही नहीं पहुंच सही। ये सही है तो कम बोल। देखो ये एसेट मैंने किराए पे ली और मैंने एग्रीमेंट क्या बनाया, अरे यार ये मैंने एसेट बोलो किराए पे ली। अच्छा ये बात तो दिल पे कई लोगों को छू गई। ये एसेट मैंने किराए पे ली और मैंने एग्रीमेंट में क्या लिखा है, मैंने किराए सॉरी मैंने खरीदी है और एग्रीमेंट में क्या लिखा है, किराए पे ली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इससे एसेट परचेज करूंगा है ना, और तो एग्रीमेंट में हम दोनों क्या लिखेंगे कि लीज कभी भी कैंसिल हो सकती है, कैंसिल नहीं हो सकती। देखो समझाऊं मैं कैसे, क्यों से सुनो। मान लो मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नया बिजनेस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अगर एसेट परचेज कर ली और बाद में बिजनेस बंद हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं गया इसके पास, मैंने इससे कहा एक काम करते हैं, अब मैं आपसे ये मैं एसेट खरीद लेता हूँ, पर आप एक एग्रीमेंट बनाओ और एग्रीमेंट में ये लिखो कि आपने मुझे एसेट किराए पे दिया। तो ये बोले कि अरे आप खरीद रहे हो तो किराए पे क्यों लिखूं। मैंने कहा एक्चुअली कुछ वो उसके कारण है, आप लिख दो, बाद में क्या करेंगे एंड में मैं तो आपको, मैं आपको किराया नहीं दूंगा, मैं आपको पे क्या करूंगा, एसेट की प्राइस, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। पर अपने एग्रीमेंट में लिखेंगे क्या, मैं आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ या किराया दे रहा हूँ, किराया, पर मैं दूंगा आपको इंस्टॉलमेंट ही। करेक्ट है। तो मैंने इसको कहा दे दो आप, तो ये बोले कि चलो मैं दे तो दूंगी पर मैं कंडीशन रखूंगी कि ये कभी डीड कैंसिल नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि अच्छा मान लो अभी आपने ये एसेट ले ली, 2 साल यूज की, 2 साल बाद खुद का बिजनेस बंद हो गया तो ये एसेट देके चले जाओगे और पैसा भी नहीं दोगे। मेरे पास तो आपसे पैसा मांगने का अधिकार भी नहीं है। क्यों, क्योंकि लीगली तो एसेट की ओनर यही है ना। नहीं यही बात समझ में, तो इसलिए एग्रीमेंट को कैंसिल करने का अधिकार होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर एसेट को कैंसिल करने का अधिकार दे दिया तो हो सकता है कि लेसी लेसर को धोखा दे दे। हाँ या ना, से धोखा दे दे, वो बोल देगा मेरे को एसेट नहीं चाहिए, तो ये क्या बोलेगी मैं कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मुझसे एसेट खरीदी और मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं बोलूंगा जाओ कर दो। फिर ये जैसी बोलेगी मैं जा रही हूँ तो मैं इसको याद दिलाऊंगा मत जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। ये पूछेगी क्यों, मैं कहूंगा तुम्हें मालूम है कंप्लेंट कब होती है, कंप्लेंट तब होती है जब तुम बोलोगी कि मैंने एसेट खरीदी और पैसे नहीं दिए, यही बोल रही हो ना तुम। बोलोगे हाँ, तो बोलेगी कैसे कैसे सिद्ध करोगी तुम इस बात को, बोलेगी मैं लेके जाऊंगी पेपर। मैंने कहा पढ़ पेपर पे क्या लिखा है, वहां लिखा हुआ है कि तूने एसेट किराए पे दी थी। नहीं यही बात समझ में, क्या लिखा हुआ है, एसेट किराए पे दी थी। तो ये बोले कि अब मैं कैसे बच सकती हूँ, मैंने कहा एक तरीका है, उस पर ये लिख दे कि ये कैंसिल नहीं हो सकती, मतलब अब लीगली मैं बाउंड हो गया, इसे कैंसिल नहीं करूंगा और मुझे पैसा देना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ आया ना। ऑपरेटिंग लीज पे मैंने एसेट खरीदी है, किराए पे ली है, तो अगर मान लो 2 महीने बाद मुझे एसेट की जरूरत नहीं है तो मैंने किराए पे ली थी, तो क्या 2 महीने बाद मुझे एसेट को वापस देने का अधिकार होना चाहिए, हाँ, तो ऑपरेटिंग लीज कैंसल। नहीं आया समझ। हेलो सही है, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो। द लेजर डज नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ऑपरेशन, सही बात है ना, इधर आओ इधर आओ। एसेट किस, फाइनेंस लीज क्या है, मैंने खरीदी है किराए पे ली है, खरीदी है। एसेट किसकी है, मेरी, तो उसके सारे खर्चे भी किसके, मेरे हैं, किसके होंगे, अगला वाले में पढ़ो। यूजुअली लेसर बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, काम का था वो वाला पॉइंट, कौन सा वाला, किराए पे लिए और खरीदी है, समझ गए। अगला पढ़ो। द लीज इज यूजुअली फुल्ली पे आउट, द लीज इज यूजुअली नॉन पे आउट, इसका मतलब ये है कि फाइनेंस लीज फुल्ली पे आउट होगी, रीजन क्योंकि मैं एसेट खरीद रहा हूँ ना, तो मैं एसेट खरीद रहा हूँ तो एसेट की पूरी वैल्यू पे होगी, और रेंट में क्या है, मैं एसेट खरीद रहा हूँ या किराए पे ले रहा हूँ, तो एसेट की पूरी वैल्यू पे होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। डिफरेंस समझ में आया। सबसे पहला डिफरेंस जो प्रैक्टिस मेन्यू में नहीं लिखा और मैंने आपको बताया, फाइनेंस लीज मतलब क्या, मैंने किराए पे लिया है या खरीदा है, खरीदा है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, मैंने किराए पे लिया है या खरीदा है, किराए पे लिया है। अच्छा मैं पूछ दूंगा, बताओगे आप, चलो बताओ जरा। अगर मान लो मैंने एसेट खरीदी है तो एसेट की रिस्क और रिवॉर्ड किसके, मेरे है। अगर मैंने एसेट किराए पे ली है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके है, लेसर के। करेक्ट है। मैंने एसेट खरीदी है तो क्या मैं अग्रीमेंट को कभी भी कैंसिल कर सकता हूं, नहीं। अगर कैंसिल किया तो धोखा किसके साथ हो जाएगा, लेसर के साथ। करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने ऑपरेटिंग लीज है तो क्या मेरी एसेट किराए पे है, हाँ, तो क्या जब मेरा मन करे मैं एसेट को वापस देके लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूँ, यस। अच्छा ये बात बताओ, अगर मैंने एसेट किराए पे लिए तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे किसके हैं, मेरे। पर अगर मैंने किराए पे नहीं लिए तो मेरे है या नहीं है, नहीं है। ऑब्सोलेंस की रिस्क किसकी है, मैंने किराए पे लिए तो
अब मुझे मालूम था कि आधे बच्चे तो ये मान के चल रहे कि जो मैं जो भी बोल रहा हूँ पहला वो सब मेरा, बाद वाला दूसरे का है। अबे अगर ऑपरेटिंग लीज है तो ऑब्सोलेंस की रिस्क किसकी है? लेसर की। हाँ, फिनांस लीज है तो ऑब्सोलेंस की रिस्क किसकी है? लेसी की। आया वाला पॉइंट समझ? आया या नहीं आया? पक्का? कितने लोगों को आ गई वाली बात समझ? आ गई? फिर कुछ पूछूं? ठीक है, बोलूं? अभी तक तो समझ में आ रहा है ना कि ऊपर हो? अब आ रहा है समझ में अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? चलो तो बताओ। नहीं बताओ, क्या मैं ही बता दूं कि तुम बताओगे? चलो अपन रिवाइज करें एक एक पॉइंट। सबसे पहला, कमर्शियल पेपर इशू करने की एलिजिबिलिटी क्या है? गुस्सा 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 नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं, तुम सही और हाँ में कह सकते हो। नेटवर्थ 3 करोड़ की है, 5 करोड़ की है। आई एम नॉट अ लिस्टेड कंपनी बट आई एम ए PSU. I am a non-listed company and I am a non-PSU. My current ratio is 1.25. मेरी क्रेडिट रेटिंग 5 साल पुरानी है। मेरी क्रेडिट रेटिंग 2 महीने पुरानी है। कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मेरे ऊपर सेबी का कंट्रोल है। एक बजेगा कान के नीचे। ये बह जाना है। नहीं ये नहीं, इसको हम बाहर नहीं भगाते। एक्चुअली हम उन लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं जिनमें थोड़ी बीमारी होती है। किस्सा अगर मैं सुनाऊं ना तो दिखेरी का इंदौर में। खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रस्सी छोड़ तू। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसे बोरोवर जिनकी क्रेडिट, ऐसे बोरोवर, अरे प्लीज यार, ऐसे बोरोवर जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है उनके लिए कमर्शियल पेपर बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइनेंस लाने का। किन के लिए है? जिनकी रेटिंग अच्छी है या बुरी है? अच्छा, मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर के लिए कमर्शियल पेपर एक अच्छा ही सोर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, मैं कमर्शियल पेपर इशू करना चाहता हूं 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 364, 364। Short term credit is a very important source of finance because of the 3 reasons: easy availability, flexibility और करेक्ट है? यस और नो? यस सर। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंस फॉर दोज कंपनीज हु आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, बिकॉज दे गेट द क्रेडिट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस? इन व्हाट फॉर्म? ऑपरेटिंग लीज पे असेट है और अगर उसमें कोई खराबी होती है उसके प्राइस में बढ़ने का फायदा होता है तो उसकी रिस्क लेसी की है। हाँ हाँ हाँ। अबे कौन सा वाला सर? सर कौन सा वाला? मैं थोड़ा कमजोर स्टूडेंट हूँ, बताना सर। सर मैं समझता हूँ डिफरेंसेस, हाँ, यू डोंट अंडरस्टैंड। देखो जरा, सुनो 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 सुनो। अच्छा, मैंने लीवरेज रिलीज नहीं पढ़ाया ना अभी? अरे यार, चलो हाँ वो भी पढ़ा देता हूँ, पहले वो पढ़ते हैं फिर बात करते हैं आगे। अच्छा, कौन से लीज में लीज कैंसिल हो सकती है? बहुत अच्छा जवाब दिया नीचे देख के। देखा 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 देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, जैसे मैंने कहा। अच्छा, तुम इतने के पे बैठो तो इसमें तो सब दिख गया ऐसे। क्या बोलते हो? ऑपरेटिंग लीज में लीज कैंसिल हो सकती है? यस, मेरी मर्जी। किराए पे एसेट लिए भैया, जब तक यूज करना होगी करेंगे, वापस देख के चले जाएंगे। पर अगर आपने एसेट डेफर्ड पेमेंट सिस्टम पे परचेज किए, अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे एसेट परचेज करते हैं और थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि आपके इंस्टॉलमेंट भरने की औकात नहीं है, तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं हम नहीं दे रहे? नहीं, आप कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, आ जाओ ऊपर। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लोज एंड ओपन एंडेड लीज। ये पढ़ के आना, कुछ तो पढ़ लो बे। ये पढ़ के आना, कंसेप्ट ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड लीज, है ना? अब आओ क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। देखो एक बात सुनो, अपन ने डेटर मैनेजमेंट पढ़ा है,
डेटर मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा है कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन, फिनांस का काम या तो कंपनी खुद अनाउंस कर सकती है या आउटसोर्स कर सकती है फैक्टर को, याद है? कैन आई से कि फैक्टर और बिल डिस्काउंटिंग में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ सिमिलरिटीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर कंपनी के लिए 3 काम करता है। कितने काम करता है बोलो? 3। फैक्टर क्या करता है? सबसे पहले क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फैक्टर ये बताता है कि किस कस्टमर को माल बेचना है क्रेडिट पे और किसको नहीं, और अगर क्रेडिट पे बेचना है तो क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ करना है। सही है। फैक्टर आपका पैसा भी कलेक्ट करके लेके आता है। और थर्ड बात, फैक्टर आपको फिनांस की सुविधा भी मुहैया कराता है। ये कौन है? फैक्टर। फैक्टर हो सकता है विथ रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स। विथ रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स। सर ये रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स का क्या फंडा है? ये मैं बता रहा हूं। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, ये टेक्निकल शब्द है लॉ का, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है आपको अपने लॉसेस को सामने वाले से रिकवर करने का अधिकार होना। अगर मुझे अपने लॉसेस सामने वाले से रिकवर करने का अधिकार है तो इसे कहा जाएगा रिकॉर्ड्स। अगर मुझे अपने लॉसेस सामने वाले से रिकवर करने का अधिकार नहीं है तो इसे कहा जाएगा नॉन रिकॉर्ड्स। आप सबको ये पता है कि फैक्टर के केस में, जैसे डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन के केस में बैंकिंग कंपनी अपने लोन्स और एडवांस वाली असेट को स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेचती थी, वैसे ही नॉर्मल बिजनेस के केस में एक कंपनी अपने डेटर्स को फैक्टर को सेल करती है और फैक्टर बदले में कंपनी को क्या देता है? पैसा। तो आज एक बात सुनना प्लीज, एक बात सुनना। जब जब मेरी, जैसे मान लो मैंने इनको गुड सेल किया, हु आर दे? दे माय डेटर। मैंने इन डेटर को इसको सेल कर दिया फैक्टर को। फैक्टर ने आज की डेट में मुझे पैसा दे दिया। अब इसका मतलब पैसा किसका एंगेज है? फैक्टर का। अब अगर कल की डेट में इन लोगों ने फैक्टर को पैसा नहीं दिया तो सवाल यह है कि बैड डेट का लॉस फैक्टर भी करेगा या कंपनी? नहीं नहीं, सुन लो, सवाल है ये, सवाल है ये। क्या सवाल है बोलो? कौन भी करेगा, फैक्टर या कंपनी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है फैक्टरिंग एग्रीमेंट पे। अगर फैक्टरिंग एग्रीमेंट रिकॉर्ड्स है तो रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? अपना अधिकार रिकवर करने का, अपना लॉस रिकवर करने का अधिकार है, मतलब फैक्टर कंपनी से रिकवर कर लेगा। नॉन रिकॉर्ड्स है तो फैक्टर के पास अधिकार नहीं है, मतलब कौन भी करेगा? फैक्टर। डिस्काउंटिंग जाते हो? बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है? क्या होता है? बैंक के पास जाते हो, बैंक को जाके बिल देते हो, बैंक आपको पैसा दे देती है। मतलब बैंक आपको क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की सेवाएं दे रही है ना? क्या कलेक्शन दे रही है ना? केवल क्या दे रही है? फाइनेंस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टर विद और विदाउट रिकॉर्ड्स हो सकता है लेकिन बिल डिस्काउंटिंग ऑलवेज विदाउट रिकॉर्ड्स होगी? हेलो हेलो हेलो, पढ़वा जाओ। फैक्टरिंग इज कॉल्ड एज ए इनवॉइस फैक्टरिंग वेयर एज द बिल डिस्काउंटिंग इज नोन एज ए इनवॉइस डिस्काउंटिंग। सही है। सेकंड पॉइंट, in factoring the parties are known as a client, factor and debtor, समझ गए? whereas in bill discounting it is known as a drawer, drawee and pay। समझ गए? ड्रोवर कौन? जो बिल लिखेगा। ड्रॉई कौन? जो एक्सेप्ट करेगा। और पे कौन है? बैंक। करेक्ट है? बोलो क्या बोला मैंने? फैक्टरिंग इज नोन एज ए इनवॉइस डिस्काउंटिंग, बराबर है, जबकि सॉरी इनवॉइस फैक्टरिंग, जबकि वो क्या कहा जाएगा? इनवॉइस डिस्काउंटिंग। करेक्ट है? फैक्टरिंग में कितनी पार्टी है? 3। हु? डेटर, क्लाइंट, फैक्टर। और बिल डिस्काउंटिंग में ड्रोवर, ड्रॉई और पे। आगे बढ़ो। फैक्टरिंग इज ए शॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बुक डेट वेयर द बिल डिस्काउंटिंग इज ए शॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक। समझ गए? मैंने क्या कहा था? फैक्टरिंग में कितने काम होते हैं बोलो? क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन, फिनांस। फैक्टरिंग एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ डेटर है, जबकि बिल डिस्काउंटिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटर है या ओनली फिनांस है? फिनांस। क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग में बैंक आपको केवल फिनांस देता है, जबकि फैक्टरिंग में फैक्टर आपको फिनांस के साथ साथ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस भी देता है और कलेक्शन की सर्विस भी देता है। डन है ये बात? आगे बढ़ो, अगला पॉइंट। For factoring, there is no specific act where in case of bill discounting, negotiable instrument act is applicable. Although हमें समझ नहीं आता। आता है? कब फ्री है तू? मैंने पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कहीं नहीं जा पाएगा। सुन लिया? फैक्टरिंग के लिए कोई बिल एक्ट है क्या? नहीं। जबकि बिल डिस्काउंटिंग के लिए नेगोशिएबल एक्ट है ना? एक पॉइंट मेरे लिए तुम ऐड करो वहां पे।
बोलूं? फैक्टरिंग में बी विथ रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स. फैक्टरिंग में बी विथ रिकॉर्ड्स और विदाउट रिकॉर्ड्स. वाइल बिल डिस्काउंटिंग इज ऑलवेज विथ रिकॉर्ड्स. क्योंकि बैंक के पास अपने लॉसेस रिकवर करने का अधिकार होता है, मालूम है ना? अगर कस्टमर पे नहीं करेगा तो बैंक अपने घर आ जाता है. सही है ना? लो डन है. जरा सुनो मेरी बात वापस से. फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग सेम है. विथ रिकॉर्ड्स, विथ रिकॉर्ड. क्योंकि बैंक के पास अधिकार होता है. रिकॉर्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना? अपने लॉसेस को रिकवर करने का अधिकार. प्लीज सुनना. क्या मैं ये कह सकता हूँ, हेलो प्लीज 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 प्लीज, मैं अपने शब्दों में कुछ कुछ कहूंगा, सुनना जरा. बोलूं? फैक्टरिंग इज ए इनवॉइस फैक्टरिंग, वाइल द बिल डिस्काउंटिंग इज ए इनवॉइस डिस्काउंटिंग. सही है क्या? हाँ. In factoring there is a management of debtor, while in bill discounting only there is a finance. हाँ है ना? In factoring there are three party, company यानी client, factor और debtor. In bill discounting there is three party, drawer, drawee और pay. Factoring may be with records or without record, while bill discounting is always with record, because bank has a right to recover its loss from the drawer. While in factoring डिपेंड करता है फैक्टरिंग एग्रीमेंट पे. करेक्ट है क्या? कितना बड़ा आज की डेट में वो आया समझ में? हेलो, याद हुआ? आज कितना समय देना पड़ेगा घर जाके? हार्डली 15-20 मिनट. अगर आज दे देंगे तो लॉक हो जाएगा ये. अच्छा, मैं बताऊं आपको, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये कल और परसों के डेट में खत्म हो सकता है यही चैप्टर केवल. रीजन क्योंकि इसमें आगे चैप्टर रिपीटेटिव हो जाएंगे चैप्टर, है ना? और जो उस वाली जो अपनी अपन ने पहले डील किया, जो चैप्टर वाली थ्योरी वो अपन एक दिन 3 घंटे में उड़ा देंगे, क्योंकि वो अपने को समझ में आ जाएगी. अपन ने जो टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, वैसे आज वाला आया समझ में? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू.